हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए विज्ञान भारती कक्षा 7 चैप्टर नंबर 19 का अभ्यास प्रश्न, जिसको कि हम सॉल्व करके बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है, और वर्णनात्मक प्रश्न, उसको भी हम इसमें बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में इस टाइप के जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहले का है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड पहले का खा है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। इन चारों में से क्या है, जो सोडियम है ये बहुत तेजी से जल के साथ क्रिया करता है। इसीलिए सोडियम को जैसे ही पानी में डाला जाता है क्या है, वो जलने लगता है, तो अधिक क्रियाशील माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पहले का गा, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता इसमें क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड जो होते हैं वो क्या है, जल की अस्थायी कठोरता के कारण हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे का जंग लोहे का ... यहाँ था, तो आप लोग को भर करके यहाँ बताया गया है संक्षारण है। आप लोग अपनी एक्सरसाइज में क्या काम करेंगे, पेंसिल से या पेन से, या आप अपने नोटबुक में जैसा भी उचित लगे पेन या पेंसिल आदि से इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। यहाँ आपको भरना है 2:1, क्योंकि H2O होता है, तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया है, तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा, एक प्रमुख विलायक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जल आप लोग भर लेंगे। नेक्स्ट है, अस्थायी कठोरता, तो क्या है, अभी ऊपर देखें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ आप लोग भर लेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का अंगा, जल की अस्थायी कठोरता तो धावन सोडा के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो यहाँ आप लोग भर लेंगे धावन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ तीसरे का क्या हो जाएगा, का है तीसरे का, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, गलत, कठोर जल पीने योग्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे का गा, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा, इसमें तीसरे का घा, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगा, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ना कि निर्भर नहीं करती, तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जल की कठोरता का क्या कारण है, अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब यह इधर लिखने वाले प्रश्न हैं और इन सब का इसमें से चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां प्रश्न क्या रहेगा, लिखने वाला रहेगा। तो आप लोग अपने नोटबुक में क्या काम करेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे, वीडियो को प्ले करके देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे तथा अपने आंसर को क्या काम करेंगे, अपने नोटबुक वाली कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ क्या है, जल की कठोरता का कारण क्या है, अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे। अब सुनिए, जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। आगे इसमें और देखिए क्या है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का तरीका सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। और उसके बाद फिर क्या है कि एक निश्चित मात्रा अस्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आदि सोडियम कार्बोनेट के से क्रिया करके आविलेय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का देखिए, इसमें रिएक्शन भी दिया गया है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स आउट क्या बना, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा, जब जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। बर्फ पानी को आगे क्या है, इसमें बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। आगे क्या है, तालाब, झील या नदी की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों की जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ तक था। अगला प्रश्न संख्या 6 है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को हर सब्जेक्ट का अभ्यास प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। हमने साइंस का अधिकांशतः चैप्टर का अभ्यास प्रश्न सॉल्व करा दिया है, जो कि इसी चैनल पर उसका वीडियो उपलब्ध है। आप लोग अगर उसे अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में हम क्या काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग अवश्य देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल संक्षारण से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर क्या है इसका, जल संक्षारण का अर्थ है पानी की बचत। जल संक्षारण के दूरगामी लाभ हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या दिया गया है, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट
प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्यय के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं, तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद कक्ष से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस चरण तक का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। जल में अभी भी रोगाणु, अन्य सूक्ष्मजीव एवं जैविक वर्ज्य पदार्थ काफी मात्रा में विद्यमान होती हैं, अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवीय बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक प्रतिक्रम यानी कि रिएक्टर है। क्या होता है, जल को शुद्धिकरण करने के लिए प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार आदि प्रक्रम किए जाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, एक बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है। आगे इसमें है, इसमें अवायवीय जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन CH4, मीथेन का क्या सूत्र है, CH4, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, इतना आप लोग याद रखेंगे। CH4 बाहर निकलती है, जिसको सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित हो जाते हैं। जीवाणु जैवोत्तर्य का अपमार्जन करते हैं। आगे क्या है, यह जैव उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता। हानिकारक सूक्ष्मजीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण है, तृतीय उपचार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थों व जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय, अवशोषण, तलछटीकरण, बालू छन्नक जैसी विधियाँ, स्क्रीन स्क्रॉल हो गया, दिखाते हैं फिर से, जैसी विधियाँ क्या है, जैसी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल आगे क्या है, जल का शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न था, जिसका उत्तर हमने बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नए लुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।